हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज पेडागोजी की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके वर्ग 2 के सिलेबस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, केवीएस के दौरान भी, सीटेट के एग्जाम के दौरान भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम बस इजी तरीके से इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला कारक जो है वो है अनुवांशिक कारक, यानी कि हेरिडिटी। ये क्या होता है? ये आपको आपके माता पिता से विरासत के तौर पे प्राप्त होते हैं। आप चाहो ना चाहो फिर भी क्या होता है, ये आपको आपके माता पिता से विरासत के तौर पे प्राप्त हो जाता है। जैसे आपके आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपके स्किन्स के कलर, ये सब क्या होता है आपको माता पिता से प्राप्त होते हैं या फिर अपने पूर्वजों से। अब बहुत में क्या होता है कि अगर एक जनरेशन में एक गुण नज़र नहीं आया है तो वो क्या होगा, वो दूसरे जनरेशन में वो गुण नज़र आ जाता है। क्लियर है? तो आपको आपके माता पिता से या फिर आपके पूर्वजों से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो हेरिडिटी होते हैं। अब क्या होता है, तो बालक बालिका में कौन कौन से अनुवांशिक तत्व है जो माता पिता से प्राप्त होंगे, यानी कौन कौन से अनुवांशिक तत्व होते हैं जो माता पिता से प्राप्त होंगे, ये गर्भावस्था के दौरान ही निर्धारित हो जाता है। यानी जब एक बच्चा गर्भ में आता है उसी समय निर्धारित हो जाता है कि उसके माता पिता के कौन कौन से गुण जो है वो बच्चे में आएंगे। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अनेक मानसिक योग्यता और गुण जो है वो भी प्राप्त हो जाते हैं। यानी माता पिता की योग्यता क्या है, क्या क्या गुण है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेटर के बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं, फिल्म जो बनाते हैं, जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, वो लोग भी मूवी में जा रहे हैं, यानी वो लोग भी फिल्म बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये सब हेरिडिटी है। ये क्या हुआ है, उनके माता पिता से उसे प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब बहुतों में क्या होता है कि माता पिता को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पिता ने पढ़ाई नहीं की या माता ने पढ़ाई नहीं की है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो डॉक्टर बन जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, माता पिता उसके पीछे सारे बुक्स दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें उनके हेरिडिटी का प्रॉब्लम है। यानी उसके माता पिता से वो गुण प्राप्त हुए हैं, बच्चा वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बच्चे को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये उसके हेरिडिटी का प्रॉब्लम है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए पर्यावरण कारक, यानी कि बाहर का माहौल। अब पर्यावरण, कौन कौन से पर्यावरण कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं? तो पहला जो है वो जन्म से पूर्व परिवेश की परिस्थिति, यानी जन्म से पहले यानी गर्भावस्था में ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय बाहरी परिवेश जो है, बाहर का जो माहौल है, बाहर का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए, माता को अच्छे भोजन लेना चाहिए, धूम्रपान जो भी कर रहे हैं, जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए, खुद भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से माँ को दूर रहना चाहिए, क्योंकि माँ के रक्त से ही बच्चे को क्या होता है, पोषक तत्व जो है वो प्राप्त होता है। जो भी माँ ग्रहण करती है, जैसे कोई भी भोजन खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो वो सब क्या होता है, वो सब रक्त के द्वारा बच्चे को प्राप्त होता है। क्लियर है? और कुपोषित माता जो होता है उसमें क्या होता है, तो भ्रूण का जो भी, जिनका भोजन सही तरीके से नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, पर्यावरण ठीक से नहीं मिला है, उनका जो है भ्रूण का विकास यानी उस बच्चे का विकास जो होता है वो भी धीमी गति से होता है। जितना अच्छे भोजन एक माता को दिया जाए, जितना अच्छा माहौल दिया जाए, उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होता है, यानी बच्चा का विकास जो होता है वो तेजी से होता है। तो कुपोषित माता होती है, अगर उसे अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से माहौल नहीं मिला है, तो उसके भ्रूण का विकास जो होता है वो धीमी गति से होता है। इस स्थिति में बच्चे के भविष्य पे उसका प्रभाव दिखता है, यानी उसका असर जो है वो नजर आता है। कब? तो उस बच्चे के भविष्य के समय। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन। अब ये जो होता है विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? तो पोषण यानी कि खाद्य तथा पेय पदार्थ जो भी होते हैं वो सब प्राप्त होने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ है कोशिका के निर्माण और मरम्मत में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बच्चों के कोशिका के निर्माण में, उसके मरम्मत में क्या जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो उसके लिए हेल्प करते हैं। तो अच्छा न्यूट्रिशन ये बहुत ही जरूरी होता है।
शारीरिक विकार तथा रोग। अब इसमें क्या होता है, तो शारीरिक विकार चाहे तो वो आनुवांशिक भी हो सकता है या फिर पर्यावरण भी हो सकता है, यानी जन्म के समय से उसमें वो विकार मौजूद हो या फिर वो बाहरी किसी घटना के दौरान उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हो। तो इस स्थिति में क्या होता है, इन कारकों से जो भी ग्रस्त बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास जो है सामान्य ना रह के चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जो भी एक सामान्य तौर पे एक बच्चा जो होता है जिस तरीके से बिहेव करता है, वहीं पे जो ग्रसित बच्चा होता है किसी चीज़ के विकार से ग्रसित है तो उसमें जो है उसका विकास यानी कहीं ना कहीं उसे प्रभावित कर सकता है, वो अपना जो है समायोजन समाज में नहीं कर पाता है ठीक तरीके से। ग्रस्त बच्चों का शारीरिक विकास सामान्य न रह के क्या हो जाता है, वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे दृष्टिबाधित विद्यार्थी, जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उसका क्या होता है, उसके लिए परिवार, समुदाय और विद्यालय में समायोजन करना जो है जटिल हो जाता है एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा। एक सामान्य बच्चा जिस तरीके से विद्यालय में या फिर अपने समाज में जिस प्रकार से समायोजन करता है, वहीं एक दृष्टिबाधित बच्चा जो होता है जो देख नहीं सकता है, उसके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है, तो बच्चे का विकास में बुद्धि जो है वो विशेष भूमिका निभाती है। अगर उच्च श्रेणी की बुद्धि रही तो बच्चे का विकास क्या होगा, बेहतर तरीके से होगा। अगर निम्न श्रेणी की बुद्धि रही तो क्या होगा, बच्चे का विकास जो है वो मंद गति से होगा यानी कि धीमे होगा। भौतिक पर्यावरण, अब भौतिक पर्यावरण में आपका शुद्ध जल आ जाता है, शुद्ध वायु आ जाता है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है। ये सब क्या होता है, तो व्यक्ति के विकास पर गहरा असर पड़ता है। क्या होना चाहिए, विद्यालय का माहौल भी क्या कहा जाता है कि अच्छा होना चाहिए। जो क्लासरूम है उसमें हवा आनी चाहिए, बाहर की शुद्ध जो हवा होती है, वायु होती है, वो अंदर आनी चाहिए, वैसा उसका बनावट बनाना चाहिए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है। जैसे क्या कहता है, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या कहा जाता है, पुरस्कार का एक आयोजन किया जाता है कि बच्चे तुम अगर इसमें पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। ये सब क्या होता है, ये बच्चे को मोटिवेट करता है यानी अभिप्रेरित करता है उस चीज को करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए। नेक्स्ट है परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। अब परिवार की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है ये शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। यानी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो जहाँ पे सही ढंग से रहती है वहाँ पे बच्चे का जो विकास होता है वो बेहतर तरीके से होता है। लेकिन जहाँ पे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो सही नहीं हो है, यानी कि पैसे की कमी है, प्रॉब्लम्स है, उसके कारण झगड़े हो रहे हैं, घर में मनमुटाव चल रहे हैं, ये सब जो माहौल आता है तो क्या होता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छा परिवेश है, अच्छी तरीके से बातें हो रही है, बच्चे को समझा जा रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा रहा है, उसके हर जो भी उसे ज़रूरी है उसे हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे का विकास जो है वो बेहतर तरीके से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पालन के तरीके, यानी किस तरीके से उस बच्चे का पालन किया जाए, किस तरीके से बच्चे को प्यार दिया जाए, प्यार से किस तरीके से समझाया जाए। क्या होता है, बच्चा जो होता है वो देख के सीखता है, उसकी माता क्या कर रही है, उसके पिता किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को देख करके सीखता है। नेक्स्ट देखिए पालन के तरीके, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है आधिकारिक शैली, ऑथोरेटिव पेरेंटिंग, या फिर लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, या फिर अधिनायकवादी शैली ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, या फिर अनुशासन। नेक्स्ट है अनुमोदक शैली यानी परमिसिव पेरेंटिंग, बेपरवाह शैली निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो आधिकारिक शैली यानी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें केयर ज़्यादा होता है और कंट्रोल जो है वो भी ज़्यादा होता है। यानी माता पिता जो होते हैं वो केयर ज़्यादा करते हैं और साथ ही कंट्रोल जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें माता पिता जो है बच्चों को बिठा के उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सुनते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कत है, किस तरीके से उनका सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब जो बातें हैं ये बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केयर ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए
अधिनायकवादी शैली या अनुशासन या फिर ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें केयर जो होता है वो कम होता है, इसमें केयर कम होता है लेकिन कंट्रोल जो है वो ज़्यादा होता है। नाम से ही देख लीजिए, अधिनायकवादी यानी कि एक नायक का रोल जो है वो प्ले करना, यानी जो बोल दिया वही बोल दिया, वो लास्ट डिसीजन है। क्या होता है माता पिता का, हमने कह दिया शादी इसी से करनी है तो बस इसी से करनी है, ये मेरी फाइनल डिसीजन है, आप मानो ना मानो बस डिसीजन दे दिया, अब आपको वही करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अधिनायकवादी शैली यानी अनुशासन, एक अपना अनुशासन दे दिया, बस होना है तो सो होना है, अब आप उसके लिए कुछ भी कर लो। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें केयर कम होता है। क्यों, क्योंकि अधिनायकवादी है, जहाँ पे अधिनायक दिख जाए यानी कि नायक का विलेन का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि केयर कम हो जाएगा और कंट्रोल जो है मैंने कह दिया तो कह दिया, वो करना है, कंट्रोल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुमोदक शैली यानी परमिसिव पेरेंटिंग। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें केयर जो है वो ज़्यादा होता है, केयर ज़्यादा होगा और कंट्रोल जो है वो कम होगा। क्लियर है। अनुमोदक में क्या होगा, तो केयर ज़्यादा होगा, केयर ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है, केयर जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कुछ मत कहो, जो भी कर रहा है बच्चे को करने दो। बच्चा मारपीट कर रहा है, बच्चा घूम रहा है, बच्चा जो है परेशान करके रखा है सबको, कोई बात नहीं है, बच्चे को करने दो, बच्चा जो भी कर रहा है वो सब सही है। ये क्या होता है, ये अनुमोदक शैली होता है। इसमें क्या होता है, केयर ज़्यादा हो गया, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है, बच्चा सब सही कर रहा है, जो भी बच्चा करेगा वो सही करेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, केयर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल जो है वो कम रहता है। नेक्स्ट है बेपरवाह शैली। अब बेपरवाह से ही आप लोग समझ जाइए कि इससे कोई मतलब नहीं है, यानी केयर भी कम रहेगा और कंट्रोल भी कम रहेगा। बेपरवाह में क्या हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, बच्चा कुछ भी कर रहा है नहीं कर रहा है, ना तो उसका परवाह है बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ घूम रहा है, बच्चे कब तक आएंगे, अभी तक नहीं पहुँचे घर, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जब आओ जब मन करे तब जाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेपरवाह है यानी कोई परवाह ही नहीं है बच्चे का, यानी इसमें केयर भी कम हो जाता है और कंट्रोल भी कम रहता है। क्लियर है। आसान तरीके से आप लोग समझेंगे तो आधिकारिक शैली यानी लोकतांत्रिक सबसे बेस्ट होती है, जहाँ पे भी आपको ऑथोरिटेटिव दिख जाए यानी आधिकारिक शैली या लोकतांत्रिक शैली दिख जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा केयर भी ज़्यादा होगा और कंट्रोल जो है वो भी ज़्यादा होगा, यानी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं माता पिता, बच्चे से डिस्कस करेंगे, बच्चे से बातें करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। बच्चे पार्टी में जा सकते हैं लेकिन रात को 8 बजे तक आपको घर आ जाना है, बच्चे को खेलने जा सकते हैं लेकिन आप 6 बजे तक घर आ जाना। क्या हो रहा है, प्यार भी है और साथ में कंट्रोल भी है। अधिनायकवादी शैली ऑथोरिटेरियन यानी कि जहां अधिनायक दिख जाए यानी नायक यानी एक विलेन का रोल प्ले हो रहा है, यानी क्या हो गया, केयर कम हो रहा है और नायक है विलेन का रोल प्ले हो रहा है तो कंट्रोल ज़्यादा, यानी मैंने कह दिया तो कह दिया, वही करना है, उसी से शादी करनी है, फाइनल डिसीजन है। क्लियर है। नेक्स्ट अनुमोदक शैली यानी परमिसिव। अब इसमें क्या होता है, केयर ही अनुमोदक, यानी कि मोदक क्या होता है, मोदक आप लोगों ने खाया है ना, पूजे में, गणेश पूजा में मोदक बनते हैं, यानी बहुत ही स्वीट, बहुत ज़्यादा केयर, स्वीट से ही समझ लीजिएगा कि केयर ज़्यादा होगा और कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, यानी बच्चे को कुछ भी करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बच्चे झगड़ा करके बाहर से आ रहे हैं, मारपीट करके आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सही है। तो वो क्या हो जाता है, केयर ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है। क्लियर है। बेपरवाह शैली यानी आप कोई परवाह ही नहीं है बच्चे का, एकदम बेपरवाह है, बच्चे कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, बच्चे आज आए या नहीं आए, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, यानी केयर भी कम हो जाता है और कंट्रोल जो है वो भी कम हो जाता है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।